हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर कि सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। जब कभी भी हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कुछ कंटेंट आता है और आज के टाइम पे फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें ये हमारी समझ में आता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के, इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग दिस कॉलेज एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हमें समझना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिविल सर्विसेज की जब हम लोग बात करें तो सिविल सर्विसेज में कंटेंट की इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई है आज के डेट में कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है कोई ये क्लैरिफाई कर नहीं पाता है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस इनिशिएटिव नोन एज अन्वेषण आईएएस और अन्वेषण ग्रुप ऑफ एजुकेशंस। जब कभी भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग हमेशा क्वालिटी की बात करेंगे और इस क्वालिटी में हमें ये क्लैरिटी मिलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें कि ऑन अ रेगुलर बेसिस अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के अलग अलग कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी चीज़ को आज शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने एक टॉपिक को लिया है, दैट इज क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बीच में। जब कभी भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंसीडर की जाती है और ये कंसीडर करने की बात नहीं है क्योंकि इंडिया खुद में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भी। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है ये हमें समझना होगा। जब कभी भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम लोग अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस को लेकर के आते हैं। कुछ डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने कहा, कुछ डेफिनेशन प्लेटो ने दिया, कुछ डेफिनेशन इकबाल ने दिया और अलग अलग समय पर डेमोक्रेसी को अलग तरीके से डिफाइन किया गया। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न कंसेप्ट में क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? तो जब कभी भी हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट बात करते हैं डेमोक्रेसी का, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आता है कि क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी और इलेक्शन को लेकर के। जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस सा लाइन है डेमोक्रेसी को लेकर के, दैट इज रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इन द पीपल। जितने में भी पीपल जोड़ना है सब कुछ में पीपल जोड़ दो एंड दैट कम्स अप विद द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जब हम लोग अभी डेमोक्रेसी को देखते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है। जब पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है तो क्या हम लोगों ने इन द सेंस द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, क्या उन लोगों ने पार्लियामेंट में जाकर वोट किया? ऑब्वियसली नहीं किया। लेकिन उनके जगह पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वोट किया। अब ये जो रिलेशनशिप बन गया है डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के, इससे कैसे हम लोग ये डेमोक्रेसी के डेफिनेशन तक पहुंचेंगे, यही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। क्या हम लोग ऐसा कुछ स्टेटमेंट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शन? अगर हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शन, तो क्या हम लोग साथ में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन इज इक्वल टू डेमोक्रेसी? अब देखो, जब से हम लोगों ने ये एजुकेशन सिस्टम को लाया, जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखी। एक बेसिक सच बात होता है, इफ x इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू एक्स। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है। क्या यही स्टेटमेंट x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स हम लोग डेमोक्रेसी और इलेक्शन के साथ में रिलेट कर सकते हैं? लेट्स सी कि इंडिया में इस डेमोक्रेसी और इलेक्शन का क्या रिलेशनशिप है। एक चीज को हमेशा समझना, इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया में हाल ही में इलेक्शन हुआ। जब नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हुआ तो 99% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर किम साहब। आई होप यू गाइस नो किम साहब। उनके बारे में ज्यादा बोलना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि कभी भी कोई रॉकेट यहां तक भी आ सकता है। Now the point is, when you talk about election, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हुआ, क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक था? अगेन लेट्स कम बैक। इंडिया में 2014 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, 2024 में इलेक्शन होगा। मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हर साल इंडिया में इलेक्शंस होते रहते हैं। तो अगर हमें कंपेयर करना होगा नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन को और इंडिया के इलेक्शन को, क्या दोनों में कोई कंपेरिजन होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डेमोक्रेसी और इलेक्शन का एक प्रॉपर कंसेप्ट आता है। लेट्स सी दैट। जब कभी भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को आज के डेट में हम लोग एक क्लासिफिकेशन के साथ ला सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ कंसेप्ट आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का और दूसरी तरफ कंसेप्ट आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन अ मोर प्रॉपर मैनर। देखो, जब हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक और नाम से कहा जाता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
अब ये जो कंसेप्ट हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, इसे भी हमें समझना होगा कि ये कैसे आया। और यही जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जैसे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुना जाए, यही होता है इलेक्शन। यानी कि एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कैसे आप रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हाउ यू आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, यही हुआ हमारा इलेक्शन। अब दूसरी तरफ कंसेप्ट आता है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। और जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर के, तो इसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जैसे अभी के समय में डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं। उनमें से पहला है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है रिकॉल और चौथा है प्लेबिसाइट। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करूं आप लोग। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर के, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। जब कभी भी वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जब कभी भी वो डायरेक्टली ना पार्टिसिपेट करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। यहां पर होता क्या है, होता ऐसा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठे होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं, और वो इन सभी लोगों के बदला वोट करते हैं। जैसे वाराणसी से हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में। अब ये जो वाराणसी से हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, उन्होंने जब वोट किया लोकसभा में, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने वोट नहीं किया। वोट किसने किया? वोट किया वाराणसी के सारी पॉपुलेशन ने। इसीलिए आप देखोगे कि आज मॉडर्न कंसेप्ट में, जब मॉडर्न डेज में जब कभी भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी और इलेक्शन दोनों एक तरीके से देखा जाता है। जब कभी भी डेमोक्रेसी होगी तो मॉडर्न कंसेप्ट में वहां पर इलेक्शन भी होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बीइंग सीन थ्रू दिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका यह मतलब नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी इनिशिएटिव्स देखे गए हैं। बहुत जगहों पर रेफरेंडम का ऑप्शन देखा गया, बहुत जगहों पर प्लेबिसाइट का ऑप्शन देखा गया। इंडिया में इवन रिकॉल का भी ऑप्शन है। हम लोग इसको अलग सेशन में देखेंगे कि क्या मतलब होता है इन सभी चीजों का। रिकॉल, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में बहुत सारे स्टेट्स में रिकॉल का भी ऑप्शन है, जो हम लोग सेपरेटली देखेंगे। यानी कि अगर हम लोग देखें आज के डेट में, तो डेमोक्रेसी के साथ में इलेक्शन हैज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं होगा। ये जो डायरेक्ट डिवाइसेस हैं डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो डिवाइसेस हैं, वहां पर इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वहां पर डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शन का कंसेप्ट आता है। लेकिन इसके साथ में वी कैन नॉट ऐड दिस लाइन कि इलेक्शन इज इक्वल टू डेमोक्रेसी भी होता है। ऐसा हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? जब कभी भी बात करें हम लोग इलेक्शन इज इक्वल टू डेमोक्रेसी की, तो हमें समझना होगा कि इतनी सारी कंट्रीज हैं और सारी कंट्रीज में इलेक्शन देखा जाता है, लेकिन सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है। और इसका सबसे जो क्लियर एग्जांपल है वो है नॉर्थ कोरिया का। सो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन इज नॉट इक्वल टू डेमोक्रेसी। और अगर इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा, जिसको कि हम लोग फिर से सेपरेटली देखेंगे जब हम लोग 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे। सो to have a conclusion of this whole session, we need to understand 3 basic things. The first thing is अन्वेषण क्या है और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन का क्या रिलेशनशिप है। एंड द थर्ड थिंग इज वी विल हैव दिस सेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑलमोस्ट एवरी डे यू विल हैव मल्टीपल सेशंस, जहां पर के अलग अलग कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। द ओनली थिंग विच वी आर कंसर्न फॉर इज क्वालिटी शुड मैटर एंड वी शुड रिस्पेक्ट द क्वालिटी। थैंक यू।